ओके मेरे दोस्त, मैं केशव सर प्लेटफॉर्म कोचिंग की ओर से जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का डिस्कशन का क्लास चल रहा था, आज का वो लास्ट क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जिसमें 25 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, 25, 26। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 दिया है आपका 1 माइक्रोफैराड कैन विथस्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज V1 इक्वल टू 6 किलो वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस 3 microfarad can withstand maximum voltage 4 kV. When the two capacitors are connected in series, the combined system can withstand a maximum voltage. ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया है, दो कैपेसिटर है आपका, दोनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। बोल रहा है कि जब दोनों को हम अगर सीरीज में जोड़ दें तो आपका नया जो होना चाहिए कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में जोड़ने पर टोटल कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटेंस बताना है, और आपका वो सीरीज का टोटल कॉम्बिनेशन कितना वोल्टेज वो आपका विथ स्टैंड कर सकता है। विथ स्टैंड वोल्टेज का मतलब है कि आपका कम से कम क्या मैक्सिमम वोल्टेज हम क्या अप्लाई करें जिससे कि वो कैपेसिटर ब्रेक डाउन ना हो। ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये ब्लू ले लें। ठीक है। देखिए अब इसमें ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये दोनों सीरीज में है, ये C1 और ये C2। ठीक है। देखिए फर्स्ट इसमें हमको ये फाइंड करना है, ये वोल्टेज हमारा कितना विथ स्टैंड वोल्टेज कर सकता है, हमको ये फाइंड करना है भी। फिर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका नहीं, इसमें फाइंड नहीं करना है। तो हम पहले क्या देख लेते हैं कि ये वोल्टेज आपका कैपेसिटर दिया है, वोल्टेज दिया है, कैपेसिटर दिया है, वोल्टेज दिया है, V1 C1 दिया है, C2 V2 दिया है। चार्ज हम क्या पढ़े, Q इक्वल टू CV। तो हम फर्स्ट पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 किसके लिए, कि फर्स्ट कैपेसिटर में कितना चार्ज होना चाहिए, वोल्टेज कितना है इसका 6 kV। तो C1 है आपका 1 माइक्रोफराड। ठीक है। तो 1 माइक्रोफराड और इनटू ये कर देना है 6 kV, तो 6 kV। तो ये करने पर हमारा क्या होना चाहिए, आपका आ जाएगा ये 6 मिली कूलम हो जाएगा। ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये होता है 10⁻3। तो दोनों करने पर क्या होगा, 10⁻⁻3 क्या हम लिख दिए, 6 मिली कूलम। ठीक है। उसी तरह से Q2 लिख लीजिए आप। Q2 क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा C2 इंटू V2। Q2 लिख दीजिए C2 इंटू V2। ठीक है। तो इसमें हमारा चार्ज क्या होना चाहिए, C2 कितना दिया है 3 माइक्रो, 3 माइक्रो गुना, और आपका V2 कितना है 4 kV, 4 kV। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 12। ठीक है। 12 ये कर दीजिए, ये हो गया मिली कूलम। ठीक है। माइक्रो फिर मिली माइक्रो और किलो हो जाएगा क्या, मिली। तो आपका यहाँ से सबसे मिनिमम चार्ज क्या होना चाहिए 6 मिली, क्योंकि 12 कूलम अगर जा रहा है चार्ज इसमें अगर फ्लो हो, तो ये वाला आपका चार्ज, ये कैपेसिटर क्या होगा, कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कितना चार्ज विथस्टैंड कर सकता है 6 मिली कूलम। तो इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना जा सकता है 6 मिली कूलम। ठीक है। यानी हमारा ये चार्ज हम ले सकते हैं, ये चार्ज हम नहीं ले सकते हैं सीरीज के लिए। ठीक है। तो इसका टोटल आपका चार्ज कितना जा रहा है इसमें 6 मिली कूलम। फिर ये दोनों क्या है, कैपेसिटर सीरीज में है, तो टोटल कैपेसिटेंस हम निकाल लें, तो C इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। C इक्विवेलेंट तो क्या होगा, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का सम। प्रोडक्ट क्या होगा, 3 गुना 1 बटे 3 प्लस 1 बराबर हो गया क्या, 3/4। टोटल कैपेसिटेंस पता है, चार्ज हमारा क्या होना चाहिए 6 लेना है। तो अब आपका ये जो वोल्टेज भी है वो लिखेंगे, आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इनटू जो चार्जेज, इसमें मिनिमम कौन सा जाएगा Q1 वाला। तो ये क्या होगा 3/4 गुने 6, कितने हो गए 6×3 = 18। यहाँ से ये करने पर यानी ये कितना आ जाएगा 3/4, यहाँ से हो गए V2 इक्वल टू दिस, 4×3 = 12, तो 6 मिली कूलम। ठीक है। 3/4, तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए कटने पर, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 9/2। ठीक है।
when the two capacitor are connected in series combined system can withstand maximum voltage। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 3 3 9/2 यानी 4.5 kV। ठीक है, 4.5 kV। अब देख लेते हैं, 6 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, सबसे आपका अप्रोक्स आंसर कौन सा होगा, 4। ठीक है, तो आंसर इज 4 kV। ठीक है, होना चाहिए 4.5, लेकिन ये मैक्सिमम विथस्टैंड करेगा 4 kV। ठीक है, आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एयर कैपेसिटर आर जनरली अवेलेबल इन द रेंज। ये थोड़ा सा रिमेंबर करने वाला पार्ट है। एयर कैपेसिटर आपका जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा होता है, ये सब लगभग में मिका सबका होता है। तो सबसे कम जिसका वैल्यू होगा पिको फराड में वो लेना है, यानी 10 2 into 10, यानी आंसर इज ए। ठीक है, इसमें ये रिमेंबर रखना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज प्रेफर्ड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी। फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो कैपेसिटर फेवर होता है वो हम बोला जाता है कौन सा, मिका। तो ये कैपेसिटेंस हम लेते हैं मिका कैपेसिटर, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एयर सबका कैपेसिटेंस का थोड़ा सा वैल्यू लो होता है इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यानी कैपेसिटर एक तरह से क्या है, एप्सिलॉन आर ए बटे डी। ठीक है, एप्सिलॉन आर ए बटे डी, यानी इसका ब्रेकडाउन डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब ये जिसका ज्यादा होगा, एयर का होता है 1, लिक्विड का होता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, सॉलिड का और भी ज्यादा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कैपेसिटर जो होगा, ब्रेकडाउन आपका यहां से बोलने के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज विथस्टैंड करेगा जिसका सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इसमें सबसे ज्यादा होता है मीका का। ठीक है, लेकिन बोला क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन बताइए किस कैपेसिटर का होगा। तो लीस्ट वैल्यू का मतलब है जिसका सबसे कम होगा ये डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एयर के लिए कितना होता है, ये एयर के लिए होता है 1, तो ये सबसे कम होता है एयर के लिए। तो हमारा यहाँ से एयर होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट वो लोग एक तरह का लिक्विड है। फिर ये सब आपका क्या है, एक तरह का सॉलिड है। तो ये सब एक तरह का क्या है, सॉलिड। सॉलिड का डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है। सॉलिड का डाइलेक्ट्रिक क्या है, एप्सिलॉन आर ज्यादा होता है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक किसके, लिक्विड से। अब लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक सबसे कम होगा। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कम है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, कम होता है। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होगा, यानी ये है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके अनुसार से हमारा क्या है कि फॉर्मूला अगर हम लिखें कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये हम लिखें तो ये लिखते हैं, ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुना ये डी, सेपरेशन डिस्टेंस। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये क्या होता है, ये होता है आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर ए, सॉरी ये कर लेना है, ये लेना है आर स्क्वायर, ये होता है ये, यानी इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, ये एप्सिलॉन आर। ये जैसे बढ़ेगा तो ये क्या होता है, घट जाएगा। ठीक है, तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो ये घटेगा तो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज भी थोड़ा सा घटना होता है। लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज दोनों के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों पार्ट पर। तो जनरली हमारा बोला जाता है लिक्विड के लिए हमारा क्या रहता है, ये आपका लिक्विड के लिए हमारा कैपेसिटेंस का मान कम होता है। तो हमारा आंसर इसी के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो कि एक लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बोला है फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एक आरसी सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट बोला जाता है ये वो टाइम जो जिसमें वोल्टेज या करंट का मान 63.2% आपका हो जाए। तो हमारा टाइम कांस्टेंट जो लिखते हैं ये टॉ, ये होता है आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। जब भी टाइम कांस्टेंट पूछा जाए वो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट। ठीक है, यूनिट क्या होता है, सेकंड, ये सेकंड में मेजर होता है। तो आप ये सर्किट अगर दिया है तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा,
ये दोनों क्या है, पैरेलल में। ठीक है, तो इन दोनों का पैरेलल R1 R2 दिया है। R1 कितना है, ये। R2 क्या दिया है, ये। C1 दिया है, ये। C2 दिया है, ये। तो R इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, यानी 1 गुना 2 बटे 1 प्लस 2, यानी ये क्या हो गया 2/3। ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालिएगा। सी इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बटे इन दोनों का सम क्या होगा, 4 गुना 2 बटे 4 प्लस 2। ये कर देना है, ये हो गया 8/6। ठीक है, 8/6, यानी ये भी कट के आ जाएगा, 2 4 2 चौके 8, 2 तिये 6, यानी 4/3 ये आ गया। तो ये आपका पता है, ये पता है, इसमें रख देना है आपका। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 गुना 4/3, यानी ये कितना होगा 8/9। ठीक है, 8/9। ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन में थोड़ा सा आंसर सही से मैच लिखा नहीं गया है, कोई नहीं। 8/9, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें ये कर लीजिएगा, ये आंसर कर लेना है इसका 8/9 माइक्रो। ये आ जाएगा किसमें, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड, ये है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ये छूटा है थोड़ा सा। ओके, तो ये था क्या कि टाइम कांस्टेंट को निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कर देना है, कोई भी सर्किट रहेगा तो। अगर आरसी सर्किट हो तब, लेकिन अगर आरएल सर्किट हो तो आरएल सर्किट के लिए हमारा टाइम कांस्टेंट लिख लीजिएगा L/R। इसके लिए लेना है L/R, ये होगा आरएल सर्किट के लिए, याद रहे। ये कौन सा सर्किट के लिए है, आरसी सर्किट। ठीक है, ये है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, वो टाइम जिसमें वोल्टेज या करंट कितना परसेंट हो जाता है, 63.2%। अगर कैपेसिटर वाला सर्किट है, आरसी सर्किट, तो वोल्टेज, द टाइम at which the voltage rises from 0 to 63.2% of the maximum, या करंट बोला जाएगा, करंट डिके फ्रॉम मैक्सिमम टू 36.8%। ठीक है, ये है आरसी सर्किट के लिए। लेकिन इंडक्टर सर्किट के लिए क्या बोला जाएगा, वही पार्ट को, कि द टाइम एट विच द करंट राइजेज 0 to 63.2% एंड वोल्टेज डीके मैक्सिमम टू 36.8%। ये है टाइम कांस्टेंट फॉर द आरएल सर्किट और आरसी सर्किट सबका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो ध्यान रखना है, आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन कॉइल हैज, पहले हमारा बोला जाता है कि ये होता है कि एक रजिस्टर और एक कॉइल, ये बोला जाता है एक एक इंडक्टर के लिए हमारा क्या होता है, एक इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि उसके साथ में एक सीरीज में रेजिस्टेंस लेते हैं, साथ में इंडक्टर लेते हैं। तो ये पूरा पार्ट, क्योंकि कोई भी कॉइल आपका, आइडियली कोई भी कंडक्टर है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सिमिलर टू एक इंडक्टर अगर हम लेते हैं तो उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसको आरएस दिखाते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एन ओपन कॉइल, अगर कोई कॉइल ओपन हो जाए, मान लीजिए ये कॉइल ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब क्या है, यहां से आप इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, ओपन कर दीजिए, तो यानी ये ओपन हो गया। ये ओपन हो गया तो इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इंडक्टर का कोई फंक्शन होगा, इंडक्टर ही नहीं रहेगा, क्योंकि करंट नहीं होगा तो इंडक्टर नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता है। तो इंडक्टेंस का मान तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता है, तो करंट नहीं होगा तो इंडक्टेंस का मान नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस का मान क्या बोला जाएगा ओपन सर्किट के लिए, तो आर ओपन सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी। ठीक है, तो हम देख लेंगे, इसमें बोला है जीरो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, नो। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, यस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तीसरा में क्या दिया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिया, लेकिन नॉर्मल इंडक्टेंस नहीं, इंडक्टेंस नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट है तो नहीं होगा। जीरो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, नहीं, गलत। रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ओपन सर्किट है तो वो आपका बोला जाएगा क्या कि उसमें करंट नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है, इसमें रिमेंबर रखना है। तो एक प्योर इंडक्टर अगर होगा, प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा उसका जीरो, लेकिन प्योर इंडक्टर नहीं है,
कोई भी इंडक्टर में क्वेश्चन में प्योर नहीं बोला गया, बोला है एक ओपन कॉइल है, तो ओपन कॉइल के लिए हम ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोला है कि एक आरएल सीरीज आरएल सर्किट आर इक्वल टू दिस एल इक्वल टू दिस हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज दिस, ठीक है, अप्लाइड एट टी इक्वल टू 0 एज शोन इन द फिगर। ये 60 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिए हैं इसके अंदर में। ठीक है, अब शोन इन द डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट एट टी इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है तो अगर हमारा t इक्वल टू 0 पर आपका ये सर्किट ये आपका कर रहा है क्या, is series circuit RL this, ठीक है, determine this with R equal to 0, L equal to N, a constant voltage apply at T equal to 0 shown in the figure this, determine the current this and T equal to 0 plus। अब ये बताइए कि इंडक्टर जैसे ही इंडक्टर एट टी इक्वल टू 0 पर कैसा वर्क करता है। तो इंडक्टर स्टार्टिंग में करंट क्या होता है, इंडक्टर में जीरो। इंडक्टर में करंट अगर जीरो हो यानी वो एज ए ओपन सर्किट काम करता है। ठीक है, तो जब आपका एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर हम करेंगे, टी इक्वल टू 0 प्लस पर अगर हम करते हैं तब भी ये आपका क्या रहेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह ही वर्क करेगा। ये ध्यान रखना है, टी इक्वल टू 0 पर आपका ये क्या है, ओपन है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह है। तो टी इक्वल टू 0 प्लस पर भी ये ओपन सर्किट ही करता है, क्योंकि द इंडक्टर इंडक्टर में आपका जो प्रॉपर्टी है करंट सबका, वो सडनली आपका चेंज नहीं होता है, जो पहले था वही रहता है। तो टी इक्वल टू 0 प्लस पर इसमें करंट क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ये ओपन रहेगा। ठीक है, लेकिन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर बोला जाता तो ये क्या होता, शॉर्ट हो जाता। शॉर्ट हो जाता तो 60/30 आप कर देते, लेकिन जब आपका टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर बोला जाता तब होता। ओके, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपका। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर हम बोल सकते थे ये हो सकता था ऐसा। ठीक है तो यहां से इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करंट हम क्या बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट। ठीक है, इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट, तो करंट क्या होगा इसमें, जीरो। सो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 प्लस, एट टी इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन का आंसर। आते हैं नेक्स्ट। बोला है एट टी इक्वल टू 0 प्लस विथ जीरो इनिशियल कंडीशन, वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज कितना है, जीरो, द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर इज। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कि एट इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन पर टी इक्वल टू 0 प्लस विथ जीरो इनिशियल कंडीशन द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर इज। ठीक है देखिए, अब यहां से इसमें हम देख ले रहे हैं इसके अंदर कि आपका जैसे ही हम ये टी इक्वल टू 0 पर ये कनेक्ट करते हैं, तो टी इक्वल टू 0 पर कनेक्ट करने पर कैपेसिटर हमारा क्या होता है, शॉर्ट। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट, क्योंकि कैपेसिटर काफी लॉन्ग टाइम तक अगर कनेक्ट होगा तो वो आपका क्या रहेगा, ओपन हो जाता है। लेकिन टी इक्वल टू 0 जस्ट प्लस पर क्या है, 0 प्लस, जीरो इनिशियल कंडीशन पर बोल रहा है, तो 0 प्लस पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट। ठीक है, ये कर दीजिए शॉर्ट। तो ये शॉर्ट हो गया तो ये हमारा हट जाएगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट इधर से पास हो जाएगा। ये शॉर्ट हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब हमारा क्या है, टी इक्वल टू 0 पर ये इसमें तो इसमें कोई इनिशियल करंट नहीं जा रहा था, तो जो इनिशियल कंडीशन पर ये क्या करेगा, ओपन काम कर रहा है। ठीक है, ये ओपन रहेगा, तो ये ओपन रह गया, तो इसमें करंट जो आएगा वो ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे आ जाएगा, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, जस्ट के जस्ट 10 वोल्ट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 वोल्ट। क्योंकि ये हट गया तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा सर्किट ऐसा, सिंपल समझिए ये। ठीक है, 10 वोल्ट, ये हो गया कितना, 20 ओम। तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा पूछा है, तो वोल्टेज क्या होगा इसके क्रॉस, 20 सॉरी 10 वोल्ट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आते हैं देखिए, ये क्वेश्चन दिया, द सर्किट शोन इन द फिगर इज क्रिटिकल डैम्प। ठीक है, जब भी आरएलसी सर्किट हो, तो आरएलसी सर्किट जब भी दिया जाता है तो उसका अपना एक कंडीशन होता है। ठीक है, तो उसका कंडीशन हमारा क्या रहता है कि ये आपका जैसे कंडीशन दिया है, तो ये आर इक्विवेलेंट हमारा जो रहेगा वो क्या होगा, 2 इंटू रूट अंडर एल बाय सी।
ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 × R 2 × √√L/C। ये है क्रिटिकल डैम्प। डैम्पिंग हमारा दो तीन टाइप का होता है, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प। तो जब आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना लिखा जाता है तो ये कंडीशन किसका है, क्रिटिकल डैम्प। ये है क्रिटिकल डैम्प। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, क्रिटिकल डैम्प। ठीक है, तो कंडीशन है। अब एल का मान कितना लेना है, 400। सी का मान कितना दिया, 10। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 × √अंडर L/C। अब यहाँ पर रख दीजिए, ये क्या है, एल का मान है कितना, 4। ये हो गया 10 मिली, तो 10 मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है। इसमें से ये कम हो गया, 400 हो गया, ऊपर तो चला गया 2 गुना ये चला गया 10, तो आपका हो गया √400 बराबर आपका आ गया, ये कितना आ गया, 2 × 20 यानी 40। तो ये आ गया, ठीक है, 40। अब हमारा यहाँ से कितना है, आर इक्विवेलेंट, यहाँ से हमको इस आर का मान निकालना है, इस आर का मान। यानी इस आर इक्विवेलेंट का मान होना चाहिए था कितना, 40। लेकिन हमको इस आर इक्विवेलेंट का मतलब है ये पूरा। तो इसका पूरा का हमारा ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो आपका आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बटे इन दोनों का सम। ठीक है, यानी 120 प्लस आर। ठीक है, जो कितने बराबर है, 20 × दिस, ये दिया है 40। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये उधर चला गया तो यहाँ से करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 आर, यानी ये चला गया उधर, तो आपका 120 आर बराबर हो गया 12 × 4800 प्लस आपका 40 आर। ठीक है, ये इधर आएगा 40 आर, तो हो गया कितना, 80 आर बराबर 4800। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 80 में से ये कट गया 60, तो आंसर क्या होगा, 60। ठीक है, यहां से 4800 को डिवाइड कर दीजिए 80 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आएगा ना। तो हमारा क्या हो गया आंसर, 60 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला इफ द स्विच इज ओपन एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो अगर हम t इक्वल टू 0 पर ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सर्किट दिया है। बोल रहा है कि जब हम सर्किट को क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पर ओपन करें, यानी t का वैल्यू जब 0 से कम था, तो इसका मतलब वो क्लोज था। क्लोज था का इसका मतलब है क्या, वो काफी टाइम से चार्ज था। ठीक है, तो चार्ज था वो, तो इसका मतलब है इंडक्टर में जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर कैसा काम करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। तो हम बोलेंगे कि t इक्वल टू लेस देन 0 पर। ठीक है, अच्छा इधर दे दीजिए, थैंक यू। t इक्वल टू लेस देन 0 पर हमारा क्या देख रहे हैं कि t इक्वल टू लेस देन पर इंडक्टर कनेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम देन इट इज यूज्ड एज शॉर्ट सर्किट। ये कैसा काम करेगा, काफी टाइम के बाद कनेक्ट होने के बाद ये कैसा काम करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट हो जाएगा। यानी ये पार्ट को अगर हमारा यहाँ से ये शॉर्ट के तरह काम कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये शॉर्ट हो जाए तो सर्किट हमारा कैसा होगा, सर्किट हमारा होना चाहिए था ऐसा, जब तक ये क्लोज था इस तरह से। ये है वोल्टेज 60। ठीक है, 60। तो इसमें हमारा यहाँ से ये 30, इसमें करंट कितना जाएगा, 60/30। 60/30 बराबर कितना होगा, 2 एम्पियर। यही करंट आएगा इसके अंदर में। अभी जितना करंट ही, यानी इस इंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, ये 2 एम्पियर। जब t इक्वल टू लेस देन 0 था तब। अब बोला है क्या, t इक्वल टू 0 पर आप इसको ओपन करिए। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि द करेंट डज नॉट चेंज सडनली। आप t लेस देन 0 पर आपका करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो t इक्वल टू 0 पर भी 2 एम्पियर होगा और t इक्वल टू 0 प्लस पर भी 2 एम्पियर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में हमारा क्या रहेगा कि करंट आपका t इक्वल टू टी लेस देन 0 पर अगर ये 2 एम्पियर है, तो टी इक्वल टू 0 पर जब इसको ओपन करा जा रहा है, तो अभी भी इस केस में कितना करंट का फ्लो होगा,
2 एम्पियर इसके अंदर में रहेगा अभी भी, जस्ट टी इक्वल टू 0 पर। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। यानी इंडक्टर में आपका सडनली प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम बोलेंगे क्या कि हम मान लेंगे टी लेस देन 0 पर ये कनेक्टेड था लॉन्ग टाइम तक, तो देन इट इज यूज्ड एज ए शॉर्ट सर्किट। और लॉन्ग टाइम तक जब कनेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या, वो पूरा चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट हो जाता है ऐसा, और सर्किट होता है ऐसा तो करंट क्या होता है 60/30 कर देते, हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बोला इफ द स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 36, इफ द स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0 व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, ठीक है। अगर हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो सर्किट में करंट का मान क्या होगा बताइए। तो कैपेसिटर हमारा क्या होता है कि कैपेसिटर इस बार बोल रहा है कि स्विच को क्लोज कर रहे हैं, तो जब भी एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, वो ओपन सर्किट। तो अगर वो फुल चार्ज हो गया, अगर कोई कैपेसिटर को काफी टाइम तक लॉन्ग एक शॉर्ट मतलब सर्किट से कनेक्ट करके रखे सोर्स से, तो वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। फुल्ली चार्ज होने के बाद वो क्या करता है, ओपन सर्किट, ठीक है। लेकिन एट टी इक्वल टू 0 पर अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करिएगा तो वो कैसा काम करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहां से इसमें हम आते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे क्या, इफ t इक्वल टू इंफिनिटी देन सी वर्क एज ओपन सर्किट। ये ध्यान रखना है, सी वर्क एज ओपन सर्किट, बट एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, देन देन सी यूज्ड एज, सी यूज्ड एज शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका कैसा वर्क करेगा, बट एट इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज देन सी यूज एज ए शॉर्ट सर्किट। तो आप इसको क्या करिए, शॉर्ट कर दीजिए, यानी सर्किट हमारा, इसको अगर हम बनाएं तो ये सर्किट हमारा हो जाएगा ऐसा। ये कैपेसिटर का हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, यानी ये है 10 ओम, ये है 100 वोल्ट। तो करंट इसमें कितना आना स्टार्ट हो जाएगा, आई, आई हमारा हो जाएगा 100/10, यानी आपका आ गया 10। आंसर क्या हो गया, 10 एम्पियर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओके, what is the value of current in a charging capaciting circuit if the initial current is 2 ampere at the this। पहले कोई भी एक आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में जो करंट का फॉर्मूला हमारा होता है वो आपको याद रखना है। तो कोई भी आरसी सर्किट है, एक आरसी सर्किट ले लीजिए आपका। आरसी सर्किट में जो करंट का फॉर्म होता है वो करंट हमारा क्या लिखते हैं, ये है आर, ये है सी। तो इस आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज लिखा जाता है, चार्ज होता है क्यू एम 1 - e⁻⁻t/-, ठीक है। अब इसमें देखिए टी इक्वल टू बोला है कितना टाइम पर, बोला है इनिशियल करंट कितना है उसमें 2 एम्पियर। तो आई एम यानी इस पार्ट में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता था, वो था हमारा 2 एम्पियर। इनिशियल करंट इसमें कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, ये दे दिया आपको। फिर आपका क्या बोला है, टाइम आपका क्या, टाइम जो है वो है आरसी, ठीक है। टाइम हो गया क्या आपका, आरसी। तो आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट भी कितना होता है, आरसी। और टी का मान जो दिया है, ये भी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आरसी लेने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर रखें तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 × e⁻⁻ आर सी बटे आर सी, ठीक है। माइनस में कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 × e⁻⁻1, ठीक है। तो 2 × e⁻⁻1 का मान कितना होता है, तो 2 × 36, ठीक है। 36.8 लगभग में इसको आप मान सकते हैं 37, यानी ये आप इसको मान सकते हैं कितना, 36। ये परसेंटेज में रहता है तो 0 पॉइंट ये कर दीजिए, 0 पॉइंट ये है 0 पॉइंट,
तो ये करने पर हमारा क्या होगा, 0.37 का मान कितना होगा 30, मतलब ये आपका आ जाएगा यहाँ से 0 ये करने पर हमारा 0.74 आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, तो एक आरसी सर्किट के लिए करंट का मान निकालना होगा, तो आप इस मेथड से, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, a wire has a same resistance as the one given in the figure. Calculate the its resistance. Length of the wire is 10 meter and its area of the cross section this. ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। अगर लेंथ हमारा, आपका लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर, एरिया आपका कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर छूट गया, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, करंट दिया है, वोल्टेज दे दिया है, ये दो दिया है, तो आप ये मान लीजिए आर का मान पता नहीं है, आर हमारा लिखेंगे कितना, V बाय आई। वोल्टेज कितना दिया है सर्किट का 200, करंट कितना दिया है 5, कितना आ गया, ये आपका आ गया 40, रेजिस्टेंस हमारा 40 है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, आर बराबर रो एल बटे ए। ठीक है, रो हमारा क्या होगा, हमको रो का मान निकालना है, रो इज द रेजिस्टिविटी, यही हमको फाइंड करना है, ये चीज ही हमको फाइंड करना है। तो ए को इधर कर दीजिए, आर ए बटे एल, आर का मान कितना निकला है 40, ए का मान कितना दिया है 2, एल का मान कितना है 10, ये कट गया, कट के आ गया कितना 8, तो आंसर क्या होगा 8 ओम पर मीटर। क्वेश्चन काफी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस आपको जो दिया है उसका वो डाटा को यूज करिए, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, द एवरेज वोल्टेज ऑफ द 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज दिस। आपका ये इंडक्टर है, इसमें जो ईएमएफ सेटअप होता है, ठीक है, उस ईएमएफ को हम बोलते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये पढ़े होंगे कि इंडक्टर में वोल्टेज जो सेटअप होता है वो क्या लिखते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहां से देखिए, माइनस एल का मान हमारा यहां से निकालना है, पता नहीं है, डी आई का मतलब क्या है कि करंट का मान चेंज हो रहा है, कहां से 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, यानी ये लिखेंगे 2 - 5। 2 - 5 का मतलब क्या होता है, यानी ये एक तरह से हम लिखा जाता है, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, डी आई बाई डी टी का मतलब है I2 माइनस I1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1 ये। तो I2 हो गया फाइनल, I1 हो गया इनिशियल। I2 कितना है, फाइनल 2 है, इनिशियल कितना है 5 है, टाइम कितना लगा, कितना टाइम में खत्म हो रहा है 0.1, ये 0.1 ले लीजिए। ये E का मान कितना दिया है, कितना वोल्टेज एवरेज जनरेट हो रहा है 50, तो ये कितना जनरेट हो रहा है इसके क्रॉस 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल लिख दीजिए 50, ये 0.8 है, तो ये आ गया माइनस एल गुना 3/0.1, पॉइंट हटा दीजिए, ये ऊपर चला गया, तो हमारा यहाँ से हमको तो एल का मान निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, माइनस साइन हटा देंगे। मैग्नीट्यूड के केस में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो इस एल का मान हमारा क्या होगा कि ये लिखेंगे 50 बराबर 30L, निगेटिव साइन हटा दीजिए क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा आपका 50/30, यानी 0 से 0 खत्म हो गया, 5 को 3 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 3 × 3 1.67, आंसर इज 1.67। क्लियर है, ये हो गया इसका आंसर 1.67 आ जाएगा करने पर। ठीक है, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन पूछता है हमेशा, एक दो बार मैक्सिमम दिया जाता है। द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट ऑफ शोन इन फिगर दिस। ये फिगर दिया हुआ है, ये हो गया टाइम, ये हो गया करंट। आपका इसमें बोला है कि करंट आई इन द इंडक्टेंस वेरी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट ऑफ शोन इन द फिगर दिस। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज क्या पढ़ते हैं इसमें, एल डी आई बाई डी टी। अगर हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ले तो क्या पढ़ेंगे, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम टोटल कितना है T/2, मतलब टोटल टाइम है T, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है T/2। ठीक है, T/2 में
आपका ये करंट कितना तक ये ले लीजिए, ये करंट है कितना यहाँ पर आई, ठीक है। तो ये पार्ट दिया है आपका एक तरह से। तो हम यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए अगर हम स्लोप निकालते हैं तो इसका स्लोप देखिए, ये जो स्लोप होता है, हमको डी आई बाई डी टी चाहिए ना, हमको वोल्टेज का अगर ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हमारा क्या है, ये है एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी यानी क्या है, ये है स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, इस लाइन का, इस पार्ट का टेन थीटा निकालिए, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर ले लीजिए तो आई हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा टी बाय टू, तो ये कितना होगा टू आई बटे टी, ये होता आपका ऐसा। यानी यहां पर अगर हम इसका मान रखते तो ये होता कितना, टू एल आई बटे टी, ठीक है। तो ये रहना चाहिए था ऐसा, तो इसमें टू आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इससे अगर वोल्टेज सबका देखें तो ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या है, कांस्टेंट। ये पार्ट क्या है इसमें, ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि कोई स्मॉल टी का टर्म नहीं है, ये सब पूरा पार्ट क्या है कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का ग्राफ जो हम देखेंगे वो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा रहेगा, ये देखिए, ये ऐसा नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है किसका, जैसे y इक्वल टू लिखते हैं 5, क्या बनाते हैं, y इक्वल टू लिख दिया आप 5, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते थे तो कैसे बनाते थे, ऐसे, ठीक है। ये y होता था, ये होता था x। तो ये पार्ट अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ हम कहाँ देखेंगे, इसमें कांस्टेंट नहीं है तो ये है आपका, इसमें कुछ स्लोप आ रहा है इसमें भी कुछ स्लोप है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें स्लोप पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। और हमको जो लेना है ये वैल्यू, वो क्या लेना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आंसर इज डी, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा जाएगा। फिर आपका नीचे वाला देखिए निगेटिव स्लोप है, ये स्लोप निगेटिव बोला जाता है, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए टी बाय टू तक रहेगा यहाँ पर ऐसा, फिर नेक्स्ट टी बाय टू के लिए ये चला जाएगा ऐसा, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें बोला है इन 0.2 सेकेंड द करंट इन ए कॉइल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 एम्पियर टू इतना, ठीक है। करंट दिया है, कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, 2 से 3 एम्पियर इंक्रीज कर रहा है। टाइम कितना दिया है 0.2। इफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 60 मिली हेनरी, ठीक है, द इंडक्टेंस करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज ऑफ द 3 ओम विल बी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि हम पहले क्या निकाले हैं, इंडक्टेंस दिया है, टाइम करंट सब दिया हुआ है, टाइम दिया है, तो पहले हम लिख लेंगे ई बराबर मैग्नीट्यूड लिख लें, एल डी आई बाई डी टी निकालें, तो एल कितना दिया है 60, 60 मिली 10 टू द पावर माइनस 3 गुना करंट कहां से कहां चेंज कर रहा है, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, यानी फाइनल करंट ये है, इनिशियल ये है, तो आप कर दीजिएगा 3 - 2 बटे टाइम कितना लगा इसको 0.2, ये आपको दिया है। तो हमारा ये कितना करने पर आ जाएगा, ये आएगा 60 गुना 10 टू द पावर माइनस 3, ये आ गया 1 बटे 0.2 है, तो ये आपका पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर, तो ये 0.2 में से आपका पॉइंट हट गया, ये चला गया 10 ऊपर, तो हमारा ये करने पर ये कट गया, ये आ गया 30। तो यहाँ से काटने पर कितना आ रहा है 300 गुना 10 का पावर माइनस 3, तो ये आ गया 0.3 वोल्ट। ये वोल्टेज पता है, बोल रहा है क्या कि देन द इंडक्टेंस करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, 3 ओम में कितना करंट होना चाहिए वो आपको बताना है। तो करंट का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं करंट का फॉर्मूला होता है V बाय R। तो V कितना निकला है हमारा 0.3, रेजिस्टेंस कितना है 3, कितना आ गया 0.1, आंसर इज 0.1, ठीक है। पहले ईएमएफ निकाल लीजिए, इंड्यूस ईएमएफ कितना होना चाहिए वो निकाल लीजिए, उसके बाद आप आई इक्वल टू वी बाय आर कर दीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं इफ एल इज द इंडक्टेंस आर इज द रेजिस्टेंस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि ये है टी पर पावर 1, ये है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन को कैपिटल में लिखते हैं, और डायमेंशन का मतलब है इसलिए टाइम, टाइम यानी सेकेंड। सेकेंड क्या क्या होता है, एल बाय आर टाइम कांस्टेंट होता है, एल बाय आर क्या है आपका टाइम कांस्टेंट, ये एल बाय आर इसका यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। टाउ का एक और यानी आर सी,
इसका भी यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एलसी, स्क्वायर रूट ऑफ एलसी इसका यूनिट क्या होगा, तो ये भी हमारा होता है सेकेंड, ठीक है। लेकिन 1/√अंडर एलसी ये होता है सेकेंड इनवर्स, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो 1/√ऑफ एलसी हमारा क्या होगा, वो आपका टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। यानी हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका सी, ये मान लीजिए आपका डी, ये मान लीजिए ई, ठीक है। तो हम पहले इसमें लिख सकते हैं यहां से वी ए माइनस वी बी वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ई और प्लस वी ई माइनस वी बी। देखिए ये हम लिख लिए, ये कट जाएगा, वी सी वी डी वी कट के आ गया क्या, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा यहाँ से, सिंपल से। अब हमारा क्या होता है कि ये करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर। अब हमको वी ए माइनस वी सी लिखना है। वी ए माइनस वी सी क्या होगा, करंट क्या जा रहा है इसके, 3 ओम करंट, वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो जब ऐसा फ्लो होता है तो हम लिखते हैं 3 × 6, ठीक है। ये हो गया पहला, प्लस अब दूसरा देखते हैं VC माइनस VD। VC मतलब VC किससे जुड़ा हुआ है, हाई पोटेंशियल, ये प्लस बैटरी से, तो इस प्लस बैटरी का मतलब है इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, माइनस वाला का बैटरी का पोटेंशियल कम होगा। तो हाई में से लो घटाएंगे तो क्या आएगा, हाई ही रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वोल्टेज कितना दिया 8 वोल्ट, तो ये प्लस में आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। फिर ये हो गया आपका, फिर आपका वी डी माइनस बी क्या है, करंट इसमें कितना आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो ये फिर से करंट डायरेक्शन का इधर है, तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तो हाई से लो घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना। वो हाई वैल्यू में से लो वैल्यू घटाएंगे पोटेंशियल का, तो ये क्या आएगा, हमेशा प्लस में है, तो कितना आना चाहिए 3 × 3, 3 × 3, ये हो गया कंप्लीट। फिर प्लस वी माइनस वीबी, वी माइनस वीबी क्या है, देखिए वी निगेटिव से जुड़ा हुआ है और वीबी पॉजिटिव से, तो ये पोटेंशियल हाई है, ये हो गया लो। अब लो से हाई घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव, तो लो से हाई घटाने पर क्या होगा हमारा, निगेटिव, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो ये -6। अब ये कर दीजिए यहाँ से, ये हो गया 18, ये हो गया 8, ये हो गया यहाँ से 6, 3 3 9 -6, तो 26 और 9 हो गए, 26 9 35 में से 6 चले गए, 35 में से 6, तो हमारा क्या हो गया 29, आंसर इज 29 वोल्ट, ठीक है। तो जब भी इस तरह का रहता है तो आप क्या मान लीजिए, सबका पॉइंट अपना अपना एक अलग अलग पॉइंट मान लीजिए, फिर वी ए माइनस बी भी कर दीजिए, और करंट के डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, तो ये पोटेंशियल माइनस ये करने पर हमेशा प्लस आएगा, लेकिन अगर ये माइनस ये कर दिए, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाके पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो वो माइनस में लेना होगा, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इधर से, तो ये लोअर में से अगर हाइयर घटाएंगे तो वो माइनस में लिखा जाएगा, लेकिन हाइयर करंट भी इधर से आ रहा है और इधर से आप घटा भी रहे हैं, तो ये माइनस ये करने पर ये प्लस लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। बैटरी का भी वही है, अगर ये VC माइनस VD करते हैं तब तो प्लस होगा, लेकिन VD माइनस VC करते तो क्या होता, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा बताइए, आपका हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आता है फ्रॉम द गिवन फिगर द इंटरिंग करंट विल बी, ये करंट पूछा है आपका, तो हमारा देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वोल्टेज इसके क्रॉस दिया है कितना है 48 वोल्ट, इसमें आपका 12 ओम, ये सब हमारा दिया है। सर्किट को देख के आपका डरना नहीं है, हमारा क्या करना है कि ये दोनों क्या है पैरेलल में, क्योंकि ये पॉइंट तो इक्वल है, ये पॉइंट मिला हुआ है, पॉइंट बराबर है, यानी ये दोनों है हमारा पैरेलल में, ठीक है, हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करता है कि ये इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट 48 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना आएगा 48/6 कर दीजिए, कितना आएगा, तो 8 एम्पियर, ठीक है, 48/6 हो गया कितना 8 एम्पियर।
इसमें 8 एम्पियर आ रहा है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज 48 है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, 48 ही होगा ना। इसके क्रॉस भी वोल्टेज हो जाएगा कितना, 48 वोल्ट। पैरेलल में है, दोनों बराबर होता है, तो इसमें करंट कितना आएगा, इसमें करंट जो आएगा वो आएगा 48/12, यानी आ गया 4। यानी करंट कितना आएगा, 8 और ये 4, तो टोटल करंट कितना आना चाहिए, 12 एम्पियर। दोनों का सम केसीएल के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट, तो आंसर क्या होगा इसका, 12 ओम। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46। 46 क्या है, बोथ द स्विच S1 S2 आर क्लोज, देन द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये दिया हुआ है, दो बल्ब है, एक बल्ब यहाँ पर है, ये दोनों स्विच को जब हम क्लोज कर दें तो पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमारा क्या फॉर्मूला लिखते हैं, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। ये हमारा लिखा जाता है बल्ब सबका रेजिस्टेंस निकालना, क्योंकि बल्ब का हमेशा रेटिंग, पावर का रेटिंग दिया रहेगा और वोल्टेज का रेटिंग दिया है। वोल्टेज और पावर का रेटिंग दिया है तो हम क्या निकालेंगे, आर बराबर वी स्क्वायर पी। पहला बल्ब का रेटिंग निकाल लीजिए, ये दोनों का तो रेटिंग इक्वल ही है, तो क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा क्या, वी स्क्वायर कितना है, 200 गुना 200 बटे 100। ये हो गया हमारा कितना, 2 से 2 खत्म, आपका हो गया 400 ओम। तो ये 400 400 आपका ये हुआ। फिर इसका अगर हम निकालें, इस पार्ट का रेजिस्टेंस निकालें, ये हो गया आपका R1 मान लीजिए इसको, और R2 यहाँ से निकाल लीजिए इसके लिए, इस बल्ब के लिए L1 के लिए। ये था किसके लिए, L2 L3। ये हो गया किसके लिए L2 एंड L3 बल्ब का रेजिस्टेंस निकला इतना। R2 निकाल लीजिए इसका, ये क्या होगा, 200 गुना 200 बटे 40। ये 40 हो गया खत्म, तो ये कर दीजिए आप 40 पंचे 200, यानी आपका हो गया 1000। ये हो गया 1000 ओम। ठीक है, 1000 ओम ये है 400, ये है 400, तो 400 400 क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसका सिंपल सा हम ले लें, ये कर दिए यहाँ पर, ये आपका 400, ये हो गया 400, इसका टोटल रेजिस्टेंस 400 400 और ये 1000। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 400 और 400 का पैरेलल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, क्योंकि दोनों का हाफ हो जाएगा। तो 400 400 का हाफ हो गया कितना, 200, 1000 और 200 कितना हो गया, दोनों सीरीज में आ जाएंगे 1000, और ये 200 दोनों कितना आ जाएंगे, 1000 प्लस 200 कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएंगे वो हो गया आंसर 1200। ठीक है, आंसर इज 1200, आंसर इज सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है 47, 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर बराबर इतना आर कनेक्टेड इन 220 वोल्ट सप्लाई, द एमीटर रीडिंग। ये रीडिंग पूछा गया है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस दिया है कितना, 1100। वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है इसके क्रॉस, 220 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा आता है कि इसमें ये सब क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, ये सब क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज तो सबके क्रॉस वही रहेगा आपका, लेकिन हमारा ये एमीटर कहाँ लगा है, यहाँ पर। तो ये जो करंट मेजर करेगा यहाँ से, वो इसमें से जो करंट, यहाँ से जो करंट आएगा वो टोटल कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इस पार्ट से जो करंट आएगा, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगा वो तो इधर से पास होकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट से जो करंट होगा वो इधर से होते हुए एमीटर रीड करेगा इसको, यानी एमीटर सिर्फ करंट को रीड करेगा, ये तीन करंट को, ये इसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पर फ्लो करता है, तो ये इधर आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो करंट इस पार्ट का, ये दो करंट तो इधर आ गया, तो बचा क्या, ये तीन रेजिस्टेंस का करंट हमको निकालना है, जो एमीटर मेजर करेगा आपका। तो तीनों का रेजिस्टेंस से करंट कितना होगा, 1100 दिया है और ये दिया है, तो आपका इसमें करंट रेजिस्टेंस तो सबका इक्वल है, तो आई बराबर लिखेंगे 220 बटे 1100। ये कितना होगा, कट जाएगा 1/5, यानी आंसर क्या हो गया, 1/5। तो इसमें इससे भी 1/5, इससे भी 1/5 और इससे भी 1/5, तो टोटल करंट ऐड होके यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 3/5 आएगा, क्योंकि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो एमीटर का रीडिंग क्या होना चाहिए, 3/5 एम्पियर। आंसर इज दिस। ठीक है, 47। 48 आते हैं। अब बोल रहा है क्या कि एक करंट आई फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v। ठीक है, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया आपका, v। ठीक है, सॉरी। ठीक है,
तो the same current the current will be flow through a wire of diameter dy to made of the same material if the mean drift velocity of the electron is, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू एन ई वी डी और ए, ठीक है। I इक्वल टू ये होता है, ये वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए हो गया एरिया, यानी VD के साथ में हमारा लिखें तो I बराबर एन ई और ए, ठीक है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में एरिया का रिलेशन होता है ये, और एरिया हमारा क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। यानी एरिया का रिलेशन कैसे है, डायमीटर के साथ के टर्म में लिखें तो एरिया लिखा जाता है या तो पाई आर स्क्वायर लिखिए या तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखिए, अगर डायमीटर के टर्म में लिखते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रख दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी स्क्वायर के, क्योंकि एरिया के जगह पर हम ये रख दें तो पाई 4 सब तो कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज क्या कर रहा है, वायर का डायमीटर, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं कर रहा है और सब कुछ वही चीज है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो हम इसके लिए लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ से कि वी डी टू बटे वी डी वन बराबर डी टू डी वन बटे डी टू, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वन बटे डी टू का मान कितना बोल रहा है लेने के लिए, डी बाई टू, तो डी वन बाय टू कर दीजिए यहाँ से स्क्वायर। तो ये आपका चला जाएगा, ये डी वन से डी वन कट गया, टू ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 4। तो वी डी वन डी टू बराबर हो गया 4 इंटू वी डी वन, यानी 4 टाइम्स आपका वी डी वन कितना लेना है, भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स भी, ठीक है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट आते हैं 49। क्वेश्चन क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 20 वाट है या वाट मान लीजिए, ठीक है। इफ द वायर इज स्ट्रेच टू 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ देन द रेजिस्टेंस विल नाउ दिस, ठीक है। तो अगर कोई वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, लेंथ तो बढ़ता है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, घट जाता है। इसका मतलब है स्ट्रेच करने के समय उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन, ध्यान रहे, जब भी स्ट्रेच होता है तो वॉल्यूम होता है कांस्टेंट उसका, ठीक है। तो उस केस में हम रेजिस्टेंस को कैसा बोलते हैं, कि उस केस में हम यहाँ से लिखते हैं कि ये R बराबर, जैसे हम लिखे रो एल बटे ए, इसमें लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा, रो एल स्क्वायर बटे वॉल्यूम। ये और ये क्या होता है, कांस्टेंट। एरिया इंटू लेंथ क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो ये और रो कांस्टेंट होता है जब हम स्ट्रेच करते हैं, तो R बराबर लिखा जाता है स्ट्रेच के केस में कितना, एल स्क्वायर। यानी आपका ये लेंथ के साथ में ऐसा है, तो अब क्या बोला है, लेंथ कितना टाइम्स कर रहा है, ये 3 टाइम्स लेंथ को अगर हमारा स्ट्रेच कर दें, अगर 3 गुना लेंथ को हम स्ट्रेच करते रहे तो हमारा क्या होना चाहिए, तो R2 बटे R1 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। तो आपका स्ट्रेच करने का मतलब है वो 3 टाइम्स हो जाएगा लेंथ का, तो यहाँ से ये हो गया 3 टाइम्स स्क्वायर, यानी ये कट गया तो ये आ गया 9। 9 अब आपका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना बोलना है, 20। तो R2 हमारा क्या होगा, 9 टाइम्स इंटू R1, R1 को इधर कर दीजिए, यानी 9 इंटू 20 बराबर हो गया 180। आंसर इज डी। ओके, ये था आपका 49। अब आता है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द करंट इन द मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर ध्यान रहे, मेटालिक कंडक्टर प्लॉटेड वोल्टेज अंडर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2, ठीक है। विच इज करेक्ट, ये ऑप्शन दिया है। रेजिस्टेंस हम जानते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर के साथ में ये भी बढ़ेगा। अब हमारा पढ़े हैं, ये ग्राफ है आई वर्सेस वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम लिखेंगे I बराबर 1/R इंटू भी, क्योंकि ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए इक्वेशन होगा ये, और इस ग्राफ का ये अगर इक्वेशन है तो स्लोप क्या होगा इसका, 1/R। अब यहाँ से देखिए कि इस 1/R में हमारा यहाँ से टेम्परेचर के साथ में बोले तो इसके लिए पहला ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकेंड ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ का जो स्लोप होगा ये R1, 1/R1 होगा फर्स्ट, और दूसरा होगा 1/R2, ठीक है। तो ये 1/R क्या है, ये है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। किसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा 1 है,
और थीटा ये है थीटा टू, तो थीटा वन बड़ा है या थीटा टू? थीटा वन बड़ा है। थीटा वन बड़ा है, इसका मतलब है कि अगर थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, तो टेन लगा देने पर भी वही बड़ा रहता है। टेन लगा दीजिएगा तब भी वही बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब टेन थीटा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वन बाय आर वन। टेन थीटा टू को क्या बोलेंगे? वन बाय आर टू। यानी वन बाय आर वन ज्यादा है वन बाय आर टू से। तो हम यहाँ से ये करके बोल सकते हैं कि अगर वन बाय आर वन ज्यादा है आर टू से, तो ये उलट जाएगा, आर वन से ज्यादा होगा कौन सा? आर टू। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बोले वन बाय टू बड़ा है वन बाय थ्री से, उल्टा दें तो ये क्या होगा? टू ग्रेटर देन थ्री होता है। ये चीज यहाँ पर भी वही लागू होगा। अगर वन बाय आर वन ग्रेटर देन है वन बाय आर टू से, तो आर वन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? आर टू। आर वन सॉरी आर वन लेस देन हो जाएगा किससे? आर टू से। तो इसका मतलब है आर वन, आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है टी वन से ज्यादा होगा किसका टेम्परेचर? टी टू का। तो आंसर इज बी। टी वन से ज्यादा किसका टेम्परेचर होगा? टी टू का, क्योंकि रेजिस्टेंस टी टू का ज्यादा होगा रेजिस्टेंस टी वन से। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 50। अब हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का आरएलसी का पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटी के बेस्ड प्रॉपर्टी पर जो भी क्वेश्चन आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इससे मेरा तक जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो डिस्कस किया है, ठीक है। आप इसको एक बार अपने तरफ से देख लेना है। आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो आपका कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट डिस्कशन क्लास, जो कि होगा एसी फंडामेंटल 50 क्वेश्चन का। तो इसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो कि आगे आपका डिस्कशन के लिए आपका काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, इतना तक लिए मैं केशव सर आपका मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एसी फंडामेंटल के साथ। ओके, थैंक यू।